गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद, उसका जो अगला टॉपिक है असहयोग ही क्यों। देखो बेटा, सबसे पहली बात आई कि असहयोग। असहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है जिससे कि भाई हम किसी व्यक्ति को जो सहयोग दे रहे हैं उस सहयोग को वापस ले लें, उसको सहयोग ना दें। तो सहयोग नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे गिर जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे शासन व्यवस्था, ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे देश में शासन किस प्रकार किया, तो हमारे सहयोग से किया, हमारे राजा महाराजाओं के सहयोग से किया। ठीक है, अगर हम वो सहयोग ही वापस ले लें तो उनकी शासन व्यवस्था तो अपने आप ही ढह जाएगी, क्योंकि गिने चुने व्यक्ति थे। ठीक है, और उन्होंने हमारे देश के ऊपर परिपूर्ण रूप से कब्जा किया हुआ था। तो महात्मा गांधी के विचार थे कि भाई ये जो असहयोग है इसके माध्यम से हम अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। ठीक है, तो वही असहयोग कहलाया। तो देखो, असहयोगी क्यों, तो महात्मा गांधी जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये क्वेश्चन बन गया कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की, तो 1909 में। ठीक है, कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज मतलब स्वतंत्र राज्य। ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? अब बात आई कि भाई असहयोग का जो विचार है वो आंदोलन किस प्रकार बनेगा। तो उसके लिए तो भाई असहयोग को अगर आंदोलन बनाना है तो जितने भी, जैसे भाई भारत के जितने लोग थे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा कार्य किया तो उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनसे पदवियों से जो पदवियाँ दी जाती हैं उनसे नवाजा गया था। उन पदवियों को क्या करें, वापस कर दें उनको। ठीक है, और उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो अब समाप्त कर दें। ठीक है, उनके अंदर जो सहयोग ना दें। ठीक है, सभी लोग मिलकर के एक साथ कार्य करेंगे तो ये असहयोग होगा। ठीक है, और सारे मिलकर के किसके खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य। तो गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन का जो आंसर इसी में दे रखा है, मैंने अभी बताया। ठीक है, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। ठीक है, तो असहयोग का आंदोलन, सभी पदवियों को वापस किया जाए, जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अंदर, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं वो नौकरी वगैरह त्याग दें। ठीक है, और उनका विरोध करना स्टार्ट कर दें, तो अपने आप ही ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो जाएगा, तहस नहस। ठीक है, गांधी जी को चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां वापस लौटा देनी चाहिए। सरकार नौकरियां, पुलिस, सेना, अदालतों, स्कूलों, विधायी परिषदों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। सभी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, बहिष्कार। यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अभियान की शुरुआत की जाए। अगर दमन मतलब दबाने की कोशिश करती है तो व्यापक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरुआत करनी चाहिए। 1920 की गर्मियों में शौकत अली और महात्मा गांधी जी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। मतलब शौकत अली और ये शौकत अली और महात्मा गांधी जी जो थे, ठीक है, इन्होंने परिपूर्ण भारत में समर्थन जुटाने के लिए, इसके लिए असहयोग आंदोलन के लिए परिपूर्ण भारत की यात्रा की। ठीक है, कांग्रेस में बहुत से लोग इन प्रस्तावों पर संस्कृत थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। उन्हें यह भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के विरोधियों और समर्थकों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। अंत में दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, बेटा ये अधिवेशन जरूर याद रखना। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन ये 20 में हुए थे। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना, ये मेन है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर 1920 में। उसमें कौन सा समझौता हुआ, तो उसमें हुआ असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। ठीक है, असहयोग कार्यक्रम जो है उसको स्वीकृति के ऊपर मोहर लगा दी और उसको चालू कर दिया। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, अब है कि असहयोग आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, तो उसमें किन लोगों ने भाग लिया और उसमें कौन से लोगों ने भाग लिया। तो ये आगे बढ़ने का मतलब बहिष्कार किया गया। लोग जो जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने अपनी पदवियों को लौटा दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, वकील, मजदूर, सभी को लोग जो है इसमें शामिल हो गए। विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, तो उन्होंने समझा कि भाई अगर हम सभी चीज़ों से किनारा कर जाएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो भी कुछ तैयार किया गया है उसका हम अगर विरोध करेंगे तो हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। अब ये चित्र दर्शाया गया बेटा, क्योंकि ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, इन चित्रों को ध्यान से देखना।
विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922। अब विदेशी कपड़े का जो बहिष्कार करता हुआ भारतीय जुलूस, ठीक है, इसमें विदेशी कपड़ों को पश्चिम आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना गया। पश्चिम का क्या माना गया? आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना गया, इसलिए इसकी होली जलाई गई। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब जैसे आंदोलन जो चला उसके अंदर भी क्या है कि अलग अलग धाराएं प्रस्तुत की गई। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में आरंभ हुआ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो वो जनवरी 1921 में। इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, लेकिन प्रत्येक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। अब इसमें जो भाग लेने वाले जो सामाजिक समूह थे उनकी अपनी इच्छा अलग अलग थी। आकांक्षाएं या इच्छाएं एक ही बात होती हैं, ठीक है। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ भिन्न भिन्न थे। मतलब सभी ने स्वराज को तो अपना लिया, ठीक है, मगर अर्थ अलग अलग निकाल लिए। अब इसी के आधार पे जो है ग्रामीण और शहरी जो इलाके थे उनके अंदर बागानों में काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर थे उनको सभी को अपने अपने अलग अलग रूप में पेश किया स्वराज्य का मतलब, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे शहरों में आंदोलन, शहरों के अंदर आंदोलन। आंदोलनों की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ हुई। हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दी। शहरों के अंदर जो है हज़ारों विद्यार्थी जो थे स्कूल कॉलेज छोड़ दी। शिक्षकों और हेडमास्टरों ने इस्तीफे दे दी। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास जो था उसके अलावा, ठीक है, मद्रास ने इन चुनावों में भाग लिया था मगर बाकी ने नहीं, ठीक है, बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का कहना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। मद्रास के जो गैर ब्राह्मण समाज था उसको उन्होंने माना कि भाई अगर हम स्वराज पाना चाहते हैं तो जस्टिस जो पार्टी थी उसने कहा कि भाई हमें काउंसिल में प्रवेश करना होगा, ठीक है, वहाँ अपना आधिपत्य जमाना होगा, तभी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये जो स्वतंत्रता स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी में चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया। इसमें सामान्य रूप से किनको अधिकार मिले थे? ब्राह्मणों को, इसलिए ब्राह्मणों ने अपना अधिकार नहीं त्यागा और उन्होंने चुनाव में भाग लिया और वो बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का प्रभाव और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब यहाँ देखो बेटा, विदेशी कपड़ों की तो होली जला दी, ठीक है, बहिष्कार। शराब की दुकानों की पिकेटिंग क्या होता है, मेन बात आई। तो पिकेटिंग होता है कि भाई वहाँ जो जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर देना, या शराब की जो दुकानें उन पर तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है। बहिष्कार परिपूर्ण रूप से मेन है कि इनके अंदर जाने वाले जो रास्ते थे वो बंद कर दी गई, वही पिकेटिंग करें। और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। 1921 से 1922 के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। तो इसमें किन लोगों ने काउंसिल ऑफ प्रवेश में भाग लेने से बहिष्कार नहीं किया? तो वो था ब्राह्मण समाज, कहाँ के? मद्रास की, ठीक है। बाकी सभी जगह पर चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया। शहरों में आंदोलन, स्कूलों में विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, शिक्षकों ने अपने इस्तीफे दे दिए, ठीक है, और सभी असहयोग आंदोलन के अंदर कूद पड़े। उसके बाद जो किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया गया, तो विदेशी कपड़े को होली जलाएगी, शराब की जो दुकानें थी उनका पिकेटिंग का मैंने अर्थ बताया, ठीक है, कि भाई वहाँ जो जाने वाला रास्ता है उसको बैन कर दिया गया। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, जिसके कारण 1921 से 22 के मध्य विदेशी कपड़े का जो आयात था वो क्या हो गया? घट गया। आयात मीन्स लाया गया था ना, वो घट गया। उनकी कीमतें 102 करोड़ से घटकर मात्र 57 करोड़ रह गई। बहुत सी जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार के पैसा लगाने में मना कर दिया। व्यापारी जो वर्ग था उन्होंने विदेशी चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने से मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। अब जैसे भाई विदेशियों को छोड़ करके भारतीय चीज़ों की मांग बढ़ी, तो उसके अंदर जो है उद्योग अधिक मात्रा में स्थापित होने लगे। अब देखो इसमें मान लीजिए कि साल 1920 चल रहा है, आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को असहयोग आंदोलन में जुड़ने का आह्वान करते हुए
एक पोस्टर बनाई। आह्वान में किस प्रकार पोस्टर बनाओगे? तो भाई स्कूलों को त्यागने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और बच्चों को, जैसे हम गाँव के अंदर जाते हैं, नारे वगैरह लगाते हैं, जैसे गली गली में अभी पीछे जो है वो वोट फॉर का नारा दिया था सभी ने, ठीक है, कि भाई वोट डालने का अधिकार जो है सभी को है। तो उसके लिए हम जैसे गांव में एक आध गांव जैसे चुनिंदा गांव को लिया था और उस गांव के अंदर जो है वो रैली निकाली थी हमने, ठीक है। तो वो इसी प्रकार के जो है सहयोग के माध्यम से हम इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। कुछ समय पश्चात शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की तुलना में खादी का कपड़ा प्राय महंगा होता था और निर्धन लोग उसे नहीं खरीद सकते थे। खादी का कपड़ा था वो महंगा था, इसलिए जो गरीब लोग थे वो नहीं पहन सकते थे, ठीक है। इसलिए ये जो आंदोलन था वो हल्का होने लगा। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? मिलों में बने जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश स्थानों पर बहिष्कार से भी समस्या उत्पन्न हो गई। आंदोलनों की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी कि भाई जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी जगह अब भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया जाए, उसके लिए संस्थाएं बनाई जाएं, ठीक है, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए उनकी जो गति थी वो धीमी थी। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। परिणामस्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। मेन है कि उनके लिए भाई व्यवस्था की जाए, भाई शिक्षकों के लिए स्कूल खोले जाएं, विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाएं, तभी तो वो अपना जो है रोज़गार बचा पाएंगे, अन्यथा बेरोज़गार होकर क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। तो लौटने लगे तथा वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। इस प्रकार जो है ये आंदोलन धीमा पड़ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो क्वेश्चन आपको खुद बनाने मैंने बना दिए हैं, ठीक है, वो सुन लेना अच्छे से और उनको लिख भी लेना।